my name is Parth and welcome back. हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने शुरू किया था कार्बन कंपाउंड्स फ्रॉम एसएससी क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर नंबर 9, जिसका देखेंगे लेक्चर 6, जो पेज नंबर 123 से लेके 126 के ऊपर आधारित है। यहां पर हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब हमारे कार्बन कंपाउंड कौन से टाइप का रिएक्शन दिखाते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमें देखना है। एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वो बेल का जो घंटे का जो छोटा सा आइकन है उसको ऐसा सब बजाकर चले जाना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला रिएक्शन कंबशन रिएक्शन। कंबशन मतलब आग लगा देना, जला देना। अब मान लो कि हमने प्योर कार्बन लिया है, कार्बन का पाउडर लिया है, एंड इसको अगर मैं जलाऊं तो वो कुछ इस तरह से जलता है। ठीक है, जब ये कार्बन पाउडर जलता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, किस तरह से रिएक्शन होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। हमने कार्बन लिया, सी, अब एटमॉस्फेयर में होता है ऑक्सीजन, दैट इज O2। कार्बन एंड ऑक्सीजन ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। एंड जब हम कार्बन पाउडर को जलाते हैं तो कार्बन एंड ऑक्सीजन हो जाते हैं कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट इज द प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल, C+O2 गिव्स मी CO2। ये हो गया कंबशन। लेकिन हमने आग लगाई है, आग, तो आग लगाओगे तो हीट भी निकलेगी साथ में, प्लस हमें लाइट भी मिलेगी। ये है हमारा पूरा कंबशन रिएक्शन। C+O2 गिव्स मी CO2 प्लस हीट एंड लाइट। बहुत ही सिंपल। एक बात और आपको बताता हूं, आपने ग्रेफाइट सुना है? ग्रेफाइट पेंसिल की लीड बनती है जिससे, ये ग्रेफाइट भी पूरा का पूरा कार्बन का बना हुआ है। लिसन टू मी, ग्रेफाइट भी पूरा का पूरा किसका बनता है, कार्बन का बनता है। फिर हमने डायमंड के बारे में भी सुना है, बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम होती है, हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, और ये डायमंड भी पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। तो अब एक बात बताओ, ये ग्रेफाइट एंड डायमंड इतने अलग क्यों हैं? बहुत ही सिंपल रीजन है। देखो, ग्रेफाइट एंड डायमंड के अंदर जो कार्बन एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट अलग होती है। आई रिपीट, ग्रेफाइट एंड डायमंड, इन दोनों के अंदर कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट अलग होती है, एंड दैट इज वाई उनका फीचर्स अलग है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाता है। इनको हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। आई होप ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। मैंने तो पढ़ा है, आई होप आपने भी पढ़ा है। तो यहां पर एक बात समझ लेना, प्योर कार्बन ले लो या फिर ग्रेफाइट ले लो या फिर डायमंड ले लो, इन तीनों को जब हम हीट करते हैं, ये तीनों मुझे ये वाला रिएक्शन दिखाते हैं। हाँ, ग्रेफाइट भी ये वाला रिएक्शन दिखाएगा, डायमंड को भी अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये वाला रिएक्शन दिखाएगा। डायमंड के अंदर के भी कार्बन एटम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 बनाएंगे। समझ रहे हो? डायमंड जलेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर का कार्बन धीरे धीरे करके CO2 बन के उड़ते जाएगा। ठीक है, डायमंड का साइज कम होने लगेगा। समझ रहे हो यहां तक? बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस को जब हम जलाते हैं तो ऐसा ब्लू कलर का फ्लेम दिखता है। एंड एक बात बताओ, बायोगैस के अंदर वो कौन सी गैस है जो जलती है? हमने पढ़ा है इसके बारे में। क्या होता है अंदर? मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। तो जब ये मीथेन जलता है तो क्या रिएक्शन दिखता है? लेट अस अंडरस्टैंड। चलो, मीथेन का फॉर्मूला क्या था? CH4। जब ये मीथेन जलता है तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाला है, तो CH4 प्लस O2, दैट इज अवर ऑक्सीजन। एंड यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, CH4 के अंदर जो कार्बन है वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा एंड हमें क्या मिलेगा? CO2। ठीक है, पहला प्रोडक्ट। एंड CH4 के अंदर जो हाइड्रोजन है ना, H, वो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा एंड हमें क्या मिलेगा? H2O। ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट है। तो यहां पर हमें दो चीजें मिलती हैं, CO2 प्लस H2O। एंड ऑब्वियसली कंबशन रिएक्शन है तो भाई क्या निकलेगा? हीट निकलेगी, गर्मी, एंड हीट के साथ क्या मिलेगा? लाइट। हीट एंड लाइट ये तो किसी भी कंबशन रिएक्शन में मिलने ही वाला है, तो सीधा लिख देने का। ठीक है, बिना सोचे लिख दो। रिएक्शन समझ गया? लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है, हमें इसको बैलेंस करना है। अब जब हमने बैलेंसिंग पढ़ी थी तो मैंने आपको एक फ्लो बताया था। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, एंड लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो वही फ्लो हम यहां पर यूज करेंगे। देखो, स्टेप्स हमें दिखाने नहीं है, हमें डायरेक्टली बैलेंस करना है, डायरेक्टली बैलेंस इक्वेशन लिखना है एग्जाम में। ठीक है,
यहां पर कोई मेटल है क्या? नहीं है। नॉन मेटल कौन सा है? कार्बन है। रिएक्टेंट में CH4 कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है। प्रोडक्ट में CO2 कितना कार्बन है? एक कार्बन है। कार्बन बैलेंस्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। रिएक्टेंट में O2 दो ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में CO2 दो प्लस H2O का एक, प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन है, ऑड नंबर है। तो हम यहां पे क्या करेंगे ना, ऑड नंबर को बनाएंगे इवन। कैसे करेंगे? H2O को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब मेरे को बताओ प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन हो गए? CO2 का 2 एंड 2H2O, 4 ऑक्सीजन हो गए। प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन हो गए, तो रिएक्टेंट में O2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। एंड लास्ट में हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखो रिएक्टेंट्स में CH4 4 हाइड्रोजन है एंड प्रोडक्ट में 2H2O 4 हाइड्रोजन है। इज दिस अ बैलेंस्ड इक्वेशन? यस, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। सिंपल है ना, कुछ भी तो नहीं है। एंड आपको पता है अपना गैस का जो बाटला घर पे हम यूज करते हैं, ये वाला LPG का जो भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्रोपेन एंड ब्यूटेन का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। एंड इसको भी जब हम जलाते हैं तो क्या फ्लेम दिखती है? ब्लू कलर की फ्लेम दिखती है। इसका रिएक्शन भी हम देखने वाले हैं। ब्यूटेन का नहीं देखेंगे, प्रोपेन का देखेंगे। डिओड्रेंट जो हम मारते हैं ना, ऐसा पुस पुस पुस, डिओड्रेंट के अंदर क्या होता है? देखो इंग्रेडिएंट्स, ब्यूटेन, अल्कोहल, डी नेट। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 2-3 चीजों पे हमें फोकस करना है। अब वो डी नेट अल्कोहल मतलब क्या? डी नेचर्ड अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जिसको पॉइजनस बना दिया गया है सो दैट लोग उसको पी ना ले। इनफैक्ट हमारा जो सैनिटाइजर होता है ना, उसके अंदर भी डी नेचर्ड अल्कोहल होता है, पॉइजनस अल्कोहल। ये हुआ भी था, न्यूज में आया था, एक बंदा था जिसको अल्कोहल नहीं मिला, दारू की दुकानें सारी बंद थी, भाई साहब ने सैनिटाइजर की बोतल पी ली एंड चल बसा। क्या था सैनिटाइजर के अंदर? डी नेचर्ड अल्कोहल था। तो पीना मत, डिओड्रेंट एंड सैनिटाइजर, डू नॉट ड्रिंक। एक और बात, अल्कोहल भी जलता है, कंबस्टिबल है, इन्फ्लेमेबल है। एंड यहां पर आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन, ये भी हमारे डिओड्रेंट के अंदर है। तो एक बात तो श्योर है, डिओड्रेंट जलने वाला है, कंबस्टिबल है, इन्फ्लेमेबल है। तो ये प्रूव करने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। आप मत करना प्लीज, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। हमने क्या लिया? माचिस लिया, उसको जलाया एंड हमने डिओड्रेंट करके मारा, तो इस तरह से आग निकलने वाली है। अब ये आप घर पे करके मत देखना, करना है तो करो, ठीक है, घर को आग लगानी है तो करके देखना। तो यहां पर जब अल्कोहल जलेगा, एंड वो कौन सा अल्कोहल होता है? एथेनॉल, हमारा सबका फेवरेट। तो जब ये अल्कोहल जलता है तो क्या रिएक्शन दिखेगा? लेट अस अंडरस्टैंड। ये हमारा एथेनॉल आ गया, CH3CH2OH, C2H5OH। जब ये जलेगा किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई? ऑक्सीजन के साथ। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई चीज जलती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। यहां पर क्या होगा? जितना भी कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमें CO2 बना कर देगा, एंड जितना भी हाइड्रोजन है वो भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमें H2O बना कर देगा। एंड दिस इज अ कंबशन रिएक्शन। तो ऑब्वियसली हीट भी मिलेगी और लाइट भी मिलेगी, ये तो मिलने ही वाला है। अब इसको बैलेंस करना है, सबसे बड़ा टास्क बैलेंस करना है। देखो कार्बन कितने हैं? एथेनॉल में 2 कार्बन है, ठीक है, रिएक्टेंट में 2 कार्बन है एंड प्रोडक्ट में CO2 1 कार्बन। तो CO2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, कार्बन बैलेंस है। अब यहां पर ना हाइड्रोजन बहुत सारे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को करेंगे। यहां पर हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे हमारे रूल्स में, ठीक है। तो एथेनॉल में कितना हाइड्रोजन है? CH3CH2OH, कैन आई से 6 हाइड्रोजन है वहां पर। एंड रिएक्टेंट, अच्छा रिएक्टेंट में 6 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में H2O 2 हाइड्रोजन है। तो H2O को हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे 3 से, 3H2O, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब लास्ट में ऑक्सीजन को काउंट कर लो। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 CO2, 2 2 4, 4 प्लस 3H2O, 4 प्लस 3 7 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में CH3CH2OH 1 ऑक्सीजन प्लस O2 2, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल, ऑक्सीजन को O2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो अब मुझे बताओ रिएक्टेंट में भी 7 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, एंड प्रोडक्ट में भी 7 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया रिएक्शन। एंड एक लास्ट में प्रोपेन को भी हम जलाकर देखेंगे, उसका भी हम रिएक्शन देख लेंगे।
Propane will also react with oxygen to give CO2 plus H2O plus heat plus light. एक बात याद रखना, मीथेन हो, इथेन हो, ब्यूटेन हो, प्रोपेन हो या फिर एथेनॉल हो, किसी भी कार्बन कंपाउंड को जब आप जलाते हो ना तो आपको CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, यही 4 चीजें मिलने वाली हैं. ठीक है, सिर्फ बैलेंसिंग करनी है. प्रोपेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो हम CO2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन बैलेंस हो गया. अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो. प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन है, तो यहां पर प्रोडक्ट में H2O को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4H2O, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए. ऑक्सीजन काउंट करो, प्रोडक्ट में 3 2 6 प्लस 4H2O, 10 ऑक्सीजन है. प्रोडक्ट में कितने हैं? 10 ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट में O2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. हो गया बैलेंस रिएक्शन. बहुत ही सिंपल है. आगे चलें थोड़ा. अब आपके टेक्स्ट बुक में बोला है ट्राई दिस, एक एक्सपेरिमेंट करने बोला है, तो हम करके देखते हैं. द एपरेटस दैट वी रिक्वायर इज अ मेटल प्लेट, एक मेटल की प्लेट, कॉपर गॉज. गॉज क्या होता है ना, छलनी के जैसा होता है. घर पे वो चाय डालने के लिए छलनी यूज करता है ना, वैसा. बंसन बर्नर, जिससे हम आग लगाएंगे. एंड हमें कुछ केमिकल्स भी लगेंगे. एथेनॉल, दारू, C2H5OH, एसिटिक एसिड CH3COOH एंड नेफ्थलीन. नेफ्थलीन बॉल्स पता है आपको, व्हाइट कलर के बॉल्स आते हैं. कॉकरोच को, कीड़े को भगाने के लिए हम उनको सोफा के बीच में, कबाट में, कबर्ड में, बाथरूम में, कहीं पे भी रख देते हैं. व्हाइट कलर के बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स, उनको भी हम यहां पर यूज करने वाले हैं. तो हमारा एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से होगा. देखो, हम पहले बंसन बर्नर को जलाते हैं, फिर हम एथेनॉल की बोतल लेकर थोड़ा सा एथेनॉल हमारे कॉपर गॉस के ऊपर डालेंगे इस तरह से. फिर उस कॉपर गॉस को लेकर हम बंसन बर्नर के ऊपर रखेंगे एंड ऊपर रखेंगे एक मेटल की प्लेट. बहुत बढ़िया. जब एथेनॉल जलता है ना, जब एथेनॉल बर्न होता है, वो एक ब्लू फ्लेम के साथ जलता है. एंड मेटल के प्लेट को आप ऐसा टेढ़ा करके देखोगे ना, एकदम क्लीन दिखेगी. मेटल के प्लेट के नीचे कुछ भी काला काला नहीं लगा हुआ है, मेटल की प्लेट एकदम क्लीन है. तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? एथेनॉल इज अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड इट बर्न्स विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम. स्ट्रक्चर आपके सामने है. कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब इट इज अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड इट बर्न्स विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम. ये बात याद रखना. फिर सेम चीज वापस एक बार रिपीट करके देखते हैं. हम एसिटिक एसिड लेंगे, उसकी बॉटल लेकर थोड़ा सा एसिटिक एसिड हमारे कॉपर गॉस के ऊपर डालेंगे इस तरह. फिर उस कॉपर गॉस को लेकर हम बंसन बर्नर के ऊपर रखेंगे एंड ऊपर रखेंगे मेटल की प्लेट. जब एसिटिक एसिड जला, वो भी एक ब्लू फ्लेम के साथ जला. एंड मेटल के प्लेट को अगर टेढ़ा करके देखा, नीचे पूरी क्लीन थी, कुछ भी काला काला नहीं लगा हुआ है. तो यहां पर भी हम क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड इज अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड इट बर्न्स विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम. स्ट्रक्चर आपके सामने है. CH3C डबल बॉन्ड OOH, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड इट बर्न्स विद अ क्लीन ब्लू फ्लेम. विषय संपला. ठीक है. अच्छा, फिर एक और बार. अब हम लेंगे हमारे नेफ्थलीन बॉल्स, उसको रखेंगे कॉपर गॉस के ऊपर, कॉपर गॉस को रखेंगे हम बंसन बर्नर के ऊपर एंड ऊपर रखेंगे मेटल की प्लेट. अब हमने क्या देखा? जब ये नेफ्थलीन बॉल्स जले, येलो फ्लेम के साथ जलते हैं एंड आपको काला 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 धुआं दिख रहा है येलो फ्लेम के अंदर. जब हमने मेटल प्लेट को टेढ़ा करके देखा, हमें पता चला मेटल प्लेट के नीचे कुछ काला 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 लगा हुआ है. मेटल प्लेट हमारी गंदी हो चुकी है नीचे से. तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? नेफ्थलीन इज एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. पहली बात, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखो, इट इज अ रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, बराबर है. एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब इट इज एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. इट बर्न्स विद अ येलो फ्लेम एंड रिलीजेस ब्लैक स्मोक, काला काला धुआं निकलता है. एंड मेटल प्लेट के ऊपर जो भी काला काला मटेरियल लगा हुआ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं. तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था, पॉइंट क्या था? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स येलो फ्लेम के साथ जलते हैं एंड काला काला धुआं छोड़ते हैं. ठीक है, मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन रीजन क्या है इसके पीछे का, पहले वो समझते हैं. चलो, तो हमने क्या किया? हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपेयर किया
एथेनॉल का एंड नेफ्थलीन का। देखो C2H5OH एथेनॉल, कार्बन कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। एंड नेफ्थलीन C10H8 कार्बन ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है। तो क्या होता है ना, जब हम एथेनॉल को जलाते हैं, एथेनॉल के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, CO2 बनता है और उड़ जाते हैं। एथेनॉल कंप्लीटली बर्न हो जाता है एंड दैट इज व्हाई इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, ठीक है। सारे के सारे कार्बन एटम्स CO2 बन के उड़ जाते हैं। लेकिन जब हम नेफ्थलीन को जलाते हैं C10H8, कार्बन एटम्स बहुत सारे हैं, तो सारा का सारा कार्बन एटम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 नहीं बना पाता। बहुत सारे कार्बन एटम्स अनबर्न्ड रह जाते हैं, अनयूज्ड रह जाते हैं एंड दैट इज व्हाई काला काला धुआं ऊपर आता है। उस काले काले धुएं में क्या है, कार्बन एटम्स है, अनयूज्ड कार्बन एटम्स। समझ रहे हो, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स पूरी तरह जलते नहीं हैं। तो यहां पर क्या होगा आगे सुनो। While in the flame, the hot carbon particles emit yellow light. तो फ्लेम के अंदर वो जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, अनयूज्ड कार्बन पार्टिकल्स, वो येलो लाइट रिलीज करते हैं। देखो कार्बन पार्टिकल्स बहुत गर्म हो गए हैं, तो गरम गरम कार्बन पार्टिकल्स येलो कलर की लाइट रिलीज करते हैं एंड दैट इज व्हाई द फ्लेम अपीयर्स येलो। फ्लेम का कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। रीजन समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां पर? मुद्दा समझ गया। एंड एक आखिरी बात आपको बताता हूं, इफ द ऑक्सीजन सप्लाई इज लिमिटेड, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, येलो फ्लेम विल बी ऑब्टेन्ड बाय कंबशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स एज वेल। अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स को जलाएं इन लेस ऑक्सीजन, तो वहां पर भी हमें येलो कलर की फ्लेम देखने मिलती है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। आपने केरोसिन स्टोव यूज किया कभी, घर पे देखा होगा या फिर कहीं पे गांव वगैरह में लोगों को देखा होगा यूज करते हुए। स्टार्टिंग में येलो कलर की फ्लेम होती है, बट जैसे ही हम उसके अंदर एयर पंप करते हैं, देखो अभी येलो फ्लेम है, अब एयर पंप करेंगे, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो फ्लेम ब्लू हो जाती है, ब्राइट हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। समझ रहे हो? देयर आर इनलेट्स फॉर एयर इन द केरोसिन स्टोव। केरोसिन स्टोव में हवा भरने के लिए पंप होता है, इनलेट होता है। समझ रहे हो? एंड एक और बात, आपने ऐसा भी कभी कभी देखा होगा, बर्तन के नीचे काला 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 लग गया है। अगर आपका बर्तन, आपका जो कुकिंग वेसल है, वो अगर नीचे से काला हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि आपके स्टोव में, आपके गैस में ऑक्सीजन बराबर पहुंच रहा नहीं है। आपका जो फ्यूल है उसके कार्बन एटम्स पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं इनटू CO2। सारे के सारे कार्बन एटम्स यूज नहीं हो रहे हैं एंड दैट मीन्स देयर इज वेस्टेज ऑफ फ्यूल। ऑक्सीजन का सप्लाई बराबर नहीं है, आपका फ्यूल वेस्ट हो रहा है। ये बातें समझ में आ गई यहां तक? पक्का? थोड़ा आगे चलते हैं। अपना सेकेंड टाइप का रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब तक कंबशन चल रहा था। बाय द वे, कंबशन रिएक्शन में हमने ये वाला रिएक्शन पढ़ा, C+O2 gives me CO2 plus heat plus light। इस रिएक्शन में कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं ना? हाँ, ये भी ऑक्सीडेशन है। फिर हमने मीथेन को जलाकर देखा, CH4+O2 gives me CO2 plus H2O plus heat plus light। यहां पर मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थे ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो ऑक्सीजन ने तोड़ दिया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तब जाके मुझे CO2 एंड H2O मिला। क्या ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? हाँ, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फिर हमने एथेनॉल को भी जलाकर देखा, CH3CH2OH plus O2 gives me CO2 and H2O plus heat plus light। यहां पर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सारे के सारे टूट गए, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तब जाके CO2 and H2O मिला। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आपको एक बात बताऊं, कंबशन में, कोई भी कंबशन में कार्बन कंपाउंड्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन कंपाउंड्स पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंबशन रिएक्शन में। तो इसको हम कंबशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहां पर हीट और लाइट हमें मिलती है, हीट और लाइट मिलती है, इसलिए हम इसे कंबशन बोलते हैं। एंड यहां पर हमारा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है? हमें ऑक्सीजन कहां से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है, बराबर है ना? लेकिन आपको एक बात बताऊं, केमिकल कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। हम केमिकल कंपाउंड्स को भी एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं। एंड द सब्सटेंसेस दैट गिव ऑक्सीजन,
टू अदर सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब आपको बताता हूं, सुनो। मान लो कि हमने लिया पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4। उसका फॉर्मूला देखो, KMnO4, O4, चार ऑक्सीजन एटम लेके बैठा है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं पता है, अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे कंपाउंड को दे देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे सब्सटेंस को दे देता है, किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ रहे हो, खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट। एक और एग्जांपल ले, हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। O7 7 ऑक्सीजन एटम है, क्या करेगा, दे देगा अपना ऑक्सीजन एटम, किसी और को दे देगा, किसी और को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये भी कौन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कौन है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट है। मीनिंग समझ रहे हो। तो इनको हम यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर अ केमिकल रिएक्शन। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अफेक्ट्स सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कार्बन कंपाउंड। यहां पर कार्बन कंपाउंड पूरा नहीं टूट जाएगा, कंबशन में क्या होता है पूरा का पूरा कार्बन कंपाउंड टूट जाता है, यहां पर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप अफेक्ट होने वाला है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो इफेक्ट है वो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में दिखेगा, पूरा कंपाउंड टूटता नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल। पहले रिएक्शन देखते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। हमने यहां पे क्या लिया है, CH3CH2OH, दैट इज नथिंग बट एथेनॉल। एथेनॉल में हम एल्कलाइन KMnO4 ऐड करने वाले हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये KMnO4 अल्कलाइन कंडीशंस में एक्टिव हो जाता है। अल्कलाइन कंडीशन मतलब क्या, बेसिक कंडीशन। एंड वो बेसिक कंडीशन कैसे प्रोड्यूस करनी है वो भी आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अब एक बात बताओ, ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो ऑक्सीजन देगा, तो वो ऑक्सीजन हम एरो के ऊपर इस तरह ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन, व्हाट डज दैट मीन, ऑक्सीजन ऐड होने वाला है एथेनॉल के अंदर, ठीक है। तो अब रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो CH3 एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड कार्बन है ना, उस कार्बन को ऑक्सीजन लग जाएगा इस तरह, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड जो OH है वो एज इट इज रहेगा। तो हमें यहां पर क्या मिला, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब आप पूछोगे सर वो H2 किधर गया, CH3 CH2, वो दो हाइड्रोजन कहां गए। देखो वो दोनों हाइड्रोजन भी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, एंड वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अब आपके टेक्स्ट बुक में वो नहीं दिया है रिएक्शन में, तो हम यहां पर नहीं दिखा रहे हैं, बट यू शुड नो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाला है यहां पर, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, COOH, दिस इज नथिंग बट एथेनोइक एसिड। तो मुद्दा यह है कि एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है, एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है हमें क्या मिलता है, एथेनोइक एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। रिएक्शन बिल्कुल क्लियर है, तो वे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, हम एथेनॉल थोड़ा सा हमारे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे इस तरह से, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल। फिर आपको एक और बॉटल दिख रहा है सोडियम कार्बोनेट का, वो सोडियम कार्बोनेट भी हम थोड़ा सा एथेनॉल के साथ मिक्स करेंगे। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। अब देखो वहां पे एक मिक्सचर बन गया है, एथेनॉल प्लस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर, तो कैनाई से हमने अल्कलाइन कंडीशंस क्रिएट कर ली हैं, ठीक है। अब हम हमारा बंसन बर्नर जलाएंगे इस तरह, एंड पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप वाइज थोड़ा थोड़ा हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऐड करेंगे। तो ये आ गया हमारा ड्रॉपर, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट हम ड्रॉप वाइज ऐड करने वाले हैं, देखो। एंड आपको सॉल्यूशन पिंक कलर का टर्न होते हुए दिखेगा, दिख रहा है पिंक कलर का हो गया। अब हमारा जो ग्लास रॉड है उसको यूज करके हम उसको मिक्स करेंगे, स्टर करेंगे, हिलाएंगे अच्छे से। कैन यू सी पिंक कलर वैनिश हो गया, जो पिंक कलर था ना पोटेशियम परमैंगनेट का वो पूरी तरह डिसअपीयर हो गया। इसका मतलब क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्शन में यूज हो गया, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन जो करना था ना वहां पर पोटेशियम परमैंगनेट यूज हो गया, इसलिए उसका पिंक कलर चला गया। लेकिन रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, हम एक और बार
ड्रॉपर में भरेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट एंड ड्रॉप वाइज 2-3 ड्रॉप 1-2-3 ऐड कर देंगे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। वापस आपको दिख रहा है पिंक कलर का हो गया। वापस हम हमारा ग्लास रॉड लेंगे और उसको मिक्स कर देंगे। अगेन द पिंक कलर वैनिशेस, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट यूज हो गया। तो फिर एक और बार 2-3 ड्रॉप हम ऐड करने वाले हैं हमारे पोटेशियम पर मैग्नेट के। देखो वापस सॉल्यूशन पिंक हो गया वहां पर। फिर अगर मैं इसे वापस स्टर करके देखूं तो अब मुझे क्या दिख रहा है, पिंक कलर डिसअपियर हो रहा नहीं है। दिस मीन्स एथेनॉल, पूरा का पूरा एथेनॉल एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब पोटेशियम पर मैग्नेट एक्स्ट्रा जो है वो वैसा ही रहेगा और उसका पिंक कलर डिसअपियर नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। एथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर एथेनोइक एसिड बनता है। वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता है, लेकिन वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो हमने यहां पर नहीं दिखाया है, बट यू शुड नो। कूल है यहां तक? थोड़ा आगे चले। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। सिंपल भाषा में एडिशन मतलब क्या, सब्सटेंस ए प्लस सब्सटेंस बी, ए प्लस बी गिव्स मी सब्सटेंस सी। बहुत ही सिंपल। यहां पर ये लोग ने क्या बोला है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड मतलब जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। These compounds undergo addition reactions to form saturated compound as the product। मतलब क्या, बताता हूं, सुनो। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। एंड कार्बन के बाकी के बॉन्ड्स हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो हमें सिर्फ बाकी के बॉन्ड्स बताने हैं। यह हो गया हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसके अंदर हमने ऐड किया आयोडीन सॉल्यूशन, I2 सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। अब ये I2 एक्चुअली में कैसा दिखता है पता है, I सिंगल बॉन्ड I, 2 आयोडीन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, I2। जब ये दोनों ऐड होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्लस आयोडीन, अब यहां पर क्या होगा पता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड टूटेगा। देखो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, वो बॉन्ड टूट गया। एंड आयोडीन एटम्स के बीच में भी जो सिंगल बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड भी टूट जाएगा इस तरह। अब क्या होगा ना, एक आयोडीन एटम पहले कार्बन को जाके चिपक जाएगा एंड दूसरा आयोडीन एटम दूसरे कार्बन को जाके चिपक जाएगा, कुछ इस तरह से। ये हमारे 2 कार्बन एटम्स, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट गया, पहले कार्बन को लगा एक आयोडीन एटम इस तरह एंड दूसरे कार्बन को लगेगा दूसरा आयोडीन एटम इस तरह। अब मुझे बताओ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया? हां। अब डेफिनेशन वापस एक बार पढ़ो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, आयोडीन ऐड हो गया टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड एज द प्रोडक्ट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। यहां पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमारी टेस्ट ट्यूब में हम वेजिटेबल ऑयल्स लेने वाले हैं, पीनट ऑयल, सैफ्लावर, सनफ्लावर, ऑलिव, सारे ऑयल्स एक साथ मिक्स करके नहीं लेने हैं, 1 बाय 1 हम एक एक ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। एंड यहां पे जो बाटली दिख रही है, इस बाटली के अंदर है टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन मतलब आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उसको हम अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं एंड वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं टिंक्चर आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टिंक्चर आयोडीन को ड्रॉपर में भरेंगे इस तरह एंड ड्रॉप वाइज वेजिटेबल ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे इस तरह। अब कैन यू सी, ऑयल में आयोडीन का कलर आ गया। फिर जैसे ही मैंने उस टेस्ट ट्यूब को शेक किया, आफ्टर सम टाइम आयोडीन का कलर डिसअपियर हो गया। इसका मतलब जानते हो दया, आयोडीन ऐड हो गया ऑयल के अंदर, एडिशन रिएक्शन हुआ। व्हाट डज दैट मीन? ये जो भी ऑयल्स हैं, पीनट ऑयल, सैफ्लावर, सनफ्लावर, ऑलिव, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, मतलब उनके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा एंड दैट इज व्हाई आयोडीन ऐड हो गया वहां पर। समझ रहे हो मेरी बात? ऑयल्स कैसे हैं? अनसैचुरेटेड हैं। फिर हमने लिया लिक्विफाइड वनस्पति घी, हमने घी लिया है, ऑयल नहीं लिया, फर्क है, हमने घी लिया है। उसके अंदर हम टिंक्चर आयोडीन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर देंगे। देखो 2 बूंद आयोडीन के, घी के अंदर भी आपको आयोडीन का कलर दिख रहा है। इस टेस्ट ट्यूब को भी मैंने शेक किया, लेकिन मैंने क्या नोटिस किया, आयोडीन का कलर डिसअपियर नहीं हुआ।
आयोडीन ऐड नहीं हुआ, एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ। दिस मीन्स हमारा वनस्पति घी कैसा है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। एक बात समझ लो, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो आयोडीन ऐड कहां होगा, जगह ही नहीं ऐड करने के लिए। एक बात भेजे में फिट कर लेना, एडिशन रिएक्शन इज शोन बाय ओनली अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सिर्फ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एडिशन दिखाते हैं, सैचुरेटेड नहीं दिखाते। एंड एक और बात, अनसैचुरेटेड फैट्स आर हेल्दी दैन द सैचुरेटेड फैट्स। वेरी क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। एंड एक और बात ये लोग ने आपके टेक्स्ट बुक में बताई है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब क्या, बताता हूं। ये हमारे दो कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एंड बाकी के बॉन्ड्स हम इस तरह से दिखा देंगे वहां पे, ठीक है। मान लो कि ये वेजिटेबल ऑयल्स हैं। अब वेजिटेबल ऑयल का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ डबल बॉन्ड पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए डायरेक्टली ऐड नहीं होता, हमें चाहिए कैटलिस्ट। आपने सुना है कैटलिस्ट, पता होगा ना, अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर वो पार्ट नहीं लेता, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करता है। एंड यहां पर हम प्लैटिनम या फिर निकल को, प्लैटिनम निकल मेटल्स हैं, सुना है ना आपने, इन दोनों को यूज कर सकते हैं एज कैटलिस्ट। तो यहां पर क्या होने वाला है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजन को हम ऐड करने वाले हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। निकल या फिर प्लैटिनम, दोनों में से कोई भी एक। अब ये H2 एक्चुअली में कैसा दिखता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, बराबर है ना। तो यहां पे रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड टूटेगा। हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, वो भी टूट जाएगा। एक हाइड्रोजन एक कार्बन को लगेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को लगेगा, एकदम सिंपल। तो देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहां लगा और एक हाइड्रोजन यहां पे लगाया, बन गया सैचुरेटेड। सैचुरेटेड बन गया मतलब कैन आई से ये घी बन गया। तो यहां पर एक और बात आपको बताता हूं, वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन से क्या मिलता है, वनस्पति घी मिलता है। समझा क्या, वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन से वनस्पति घी हमें मिलता है। आई होप ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है। थोड़ा आगे चलते हैं। आज का आखिरी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको एक बात बताई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। इनफैक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेते, दे आर नॉट रिएक्टिव। क्यों, सुनो। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, एंड कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, दीज सिंगल बॉन्ड्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इनको तोड़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। देयरफॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट रिएक्टिव, दे रिमेन इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। इनर्ट मतलब इनएक्टिव, रिएजेंट मतलब केमिकल। दे रिमेन इनएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट केमिकल्स, ठीक है। लेकिन एक जगह है जहां पर हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिसल जाते हैं, रिएक्शन दिखा देते हैं। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे रिएक्ट रैपिडली विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ जबड़ा तोड़ रिएक्शन दिखाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका हम एक एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। देखो, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन के अंदर हम क्लोरीन ऐड करते जाएंगे। दिस रिएक्शन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच गिव्स 4 प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन में हमें 4 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक मुद्दा बता देता हूं, सुनो। मान लो कि ये हमारा मीथेन है CH4, इसके अंदर हम क्लोरीन ऐड करेंगे Cl2। अब ये क्लोरीन एक्चुअली में कैसा दिखता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरीन के 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मानते हो। यहां पर क्या होगा ना, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड वहां पर क्लोरीन आ जाएगा,
एंड वो हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ऐसा, समझा? ऐसा तो हमें क्या मिला, CH3Cl क्लोरोमीथेन मिला प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब सिंपल भाषा में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ये होता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल बात है। अब इसी रिएक्शन को थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। देखो हमने लिया था CH4 दैट इज मीथेन, उसके अंदर हमने ऐड किया Cl2 क्लोरीन। अब ये रिएक्शन सनलाइट के बिना नहीं होगा, ये जादू के जैसा है, धूप के बिना ये रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH4 प्लस Cl2। सबसे पहले क्या मिलता है, CH3Cl क्लोरोमीथेन प्लस HCl मिलता है। लेकिन ये रिएक्शन यहां पर समाप्त नहीं होता। सुनो, हमारा जो क्लोरोमीथेन है ना, उसके अंदर और क्लोरीन ऐड होगा, उसके अंदर और क्लोरीन ऐड होगा इस तरह, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑफ कोर्स। व्हाट विल हैपन, एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड वहां पर क्लोरीन आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH2Cl2। बहुत ही सिंपल चीज है, एक और हाइड्रोजन निकल गया, एक क्लोरीन ऐड हो गया, इसका नाम क्या रहेगा, डाइक्लोरोमीथेन प्लस HCl। ऑफ कोर्स रिएक्शन समाप्त नहीं हुआ, हमारा जो डाइक्लोरोमीथेन है उसके अंदर और क्लोरीन ऐड होगा प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑफ कोर्स। एक और हाइड्रोजन निकलेगा, वहां पर क्लोरीन ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्या मिलेगा, CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3 प्लस HCl। समझ रहे हो, फील आ रहा है, रिएक्शन खत्म नहीं हुआ। लास्ट में एक और बार CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, उसके अंदर और क्लोरीन ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक और हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन प्लस HCl। तो यहां पर हमें 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन एंड इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, ये इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। समझ गई बात। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हमने किए हैं, उनको प्रैक्टिस करो। इन टॉपिक्स के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे मैंने वीडियो के अंत में डाले हुए हैं, वो भी गो थ्रू कर लो, उनको भी पढ़ लो, प्रिपेयर कर लो। ज़्यादा दुनियादारी नहीं करेंगे, यहीं समाप्त करते हैं हमारा आज का लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।